नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब अगर एनडीए बिहार में जीतता है तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ था क्योंकि बीजेपी की तरफ से दो तरह के बयान बीच बीच में आते रहते थे कि हम तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। एक खेमा ये कहता था और दूसरा खेमा इस पर खामोश रहता था, जिसमें अमित शाह भी शामिल थे। वो इस मुद्दे पर चुप्पी साध जाते थे, वो साफ साफ उत्तर नहीं देते थे। लेकिन अब उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि चुनाव के बाद एनडीए का विधायक दल तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। उनके इस बयान से बहुत ही स्पष्ट है कि वो चुनाव में तो नीतीश कुमार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनकी जो भी लोकप्रियता है, उनका जो भी जनाधार है, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन चुनाव के बाद वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार अब अगली बार भी मुख्यमंत्री बने, बल्कि एक तरह से वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। इस बातचीत में जो एक टीवी चैनल को उन्होंने दी है, और भी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। उनमें से एक बात यह है कि 2020 के चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था बीजेपी से कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें उसने जीती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हस्तक्षेप करके ये कहा कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये बात उन्होंने जोड़कर कही है, जिसका साफ मतलब है कि अगर बहुमत नीतीश कुमार के पास नहीं है विधायक दल का, या उनकी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में नहीं उभरती है एनडीए गठबंधन की, तो उनका दावा खत्म हो जाएगा और बीजेपी फिर अपने दावे के हिसाब से काम करेगी। तो इन दोनों बातों से बिल्कुल साफ हो जाता है। तीसरी चीज इसी से जुड़ी ये है कि ये तो बिल्कुल साफ है कि अगर एनडीए का बहुमत आता भी है तो नीतीश कुमार की पार्टी कम से कम अपने संख्या बल के आधार पर अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर पाएगी। बीजेपी ने टिकट के बंटवारे में बड़े ही चतुराई से इसका इंतजाम कर डाला है। उसने एक तो चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें देकर, जो उनकी हैसियत है उससे ज़्यादा सीटें देकर, अपने साथ एक ऐसा एलाई खड़ा कर लिया है कि बहुमत विधायक दल में भी बीजेपी का ही होगा, यानी बीजेपी का ही मुख्यमंत्री चुनवाने की व्यवस्था कर ली गई है। और दूसरा, नीतीश कुमार को डैमेज करने की भी कोशिश होगी, जैसे पिछले चुनाव में की गई थी। चिराग पासवान से 135 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करवाए गए थे और ख़ास तौर पर जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ उसे खड़ा किया गया था। और हम सब जानते हैं कि कम से कम 27 सीटों पर जेडीयू को एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी की वजह से हार मिली थी और उसकी जो संख्या है घटकर 43 पर पहुंच गई थी, जो न्यूनतम थी। तो इस बार और भी संकेत दे दिए हैं। एक तो बड़ा भाई वाला दर्जा खत्म कर दिया है, जेडीयू का बराबर पे ले आए हैं। दोनों पार्टियां 101 सीटों पर लड़ रही हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी जो है 142 सीटों पर लड़ रही है, क्योंकि चिराग पासवान की सीटें, जीतन राम मांझी की सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की सीटें, ये सारी सीटें दरअसल बीजेपी की ही सीटें होंगी। ये बीजेपी के साथ ही जाएंगे। तो अब नीतीश कुमार की स्थिति कमोबेश एकनाथ शिंदे जैसी हो गई है। ये अमित शाह का या बीजेपी का शिंदे प्लान है, जिसमें नीतीश कुमार शिंदे की गति को प्राप्त होंगे या उनको शिंदे की गति पर भेज दिया जाएगा, जहां वो मुख्यमंत्री तो नहीं ही बन पाएंगे। और जाहिर है कि नीतीश कुमार अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री पद तो लेंगे नहीं। उन्हें फिर कहीं राज्यपाल या किसी इसी तरह के पद पर बैठा दिया जाएगा, या हो सकता है केंद्र में कोई मंत्रालय दे दिया जाए। लेकिन ये तय है कि अब नीतीश कुमार का बिहार में मुख्यमंत्री बनना असंभव दिख रहा है। और
संभव एक ही सूरत में है कि वो पलटू राम के तौर पर जाने जाते हैं और एक आखिरी पलटी या गुलाटी वो खा लें अगर, तो संभव है कि महागठबंधन की तरफ से उनकी स्थिति मजबूत हो जाए और वो सरकार बनाने के फिर से एक बार बतौर मुख्यमंत्री स्थिति में आ जाए, क्योंकि नंबर तो उनके पास इतना होगा कि वो बैलेंस ऑफ पावर को प्रभावित कर सकें। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी 2 भागों में बंट चुकी है और एक भाग पर बीजेपी का लगभग कब्जा हो चुका है। जो संजय झा हैं पार्टी के अध्यक्ष और वही पार्टी चला रहे हैं, एक तरह से ऐसा माना जाता है कि उनका बहुत कंट्रोल है। हालांकि उनको अभी ये भी संदेश आया था, खबर आई थी कि नीतीश कुमार ने बहुत झाड़ पिलाई है संजय झा को, और लल्लन सिंह भी नीतीश कुमार से थोड़ा सा दूरी बरत के मोदी जी से सट गए हैं। तो पार्टी के अंदर एक खेमा है जो बीजेपी के साथ जाने वाला है। अगर नीतीश कुमार पलटी खाएंगे तो कितने विधायक उनके साथ रह जाएंगे, इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए भी ये और गंभीर हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के पास केंद्रीय एजेंसियां हैं, धन बल है, दूसरे तरह की बल हैं, साजिशें हैं, डराना धमकाना सब हो सकता है। और उस सूरत में भी बिहार के बहुत सारे जेडीयू के एमएलए जो चुने जाएंगे उनमें से एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ अलाइन हो जाए। अब ये सारा खेल जो है इस पर डिपेंड करता है कि नंबर क्या आता है। बीजेपी तो उम्मीद कर रही है कि क्लीन स्वीप करेंगे। निश्चित रूप से उसने महाराष्ट्र के पैटर्न पर ही कोई इंतजाम किए होंगे। चुनाव आयोग उसके साथ है। 1 करोड़ के आसपास वोट काटे जा चुके हैं। कितने डुप्लीकेट वोट हैं हम सब जानते हैं। तो इन परिस्थितियों में हो सकता है कि महाराष्ट्र दोहराया जाए, और जिसमें बीजेपी जिस तरह से महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ही नहीं उभरी बल्कि बिल्कुल बहुमत के करीब पहुंच गई। बीजेपी का लक्ष्य इस बार भी यही है कि वो 100 के पार चली जाए और 122 का जो आंकड़ा है उससे बहुत दूरी न रहे। उस दूरी को भरने के लिए चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और ज़रूरत पड़े तो कुछ और छोटे दलों को इधर उधर से, जैसे मुकेश सहनी को तोड़ लिया जाए जो अभी महागठबंधन के हिस्सा हैं। ये गेम प्लान बीजेपी का नज़र आ रहा है और नीतीश कुमार का भविष्य फिर उसमें कहीं कुछ बचता ही नहीं है। तो नीतीश कुमार अब अगर उनको फैसला करना है तो शायद ये चुनाव के बीच में ही फैसला करना पड़ेगा, और ये फैसला जाहिर है कि अब दल बदल करने से तो कोई विशेष फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन एक डैमेज प्लान हो सकता है जिसमें बीजेपी को जितना नुकसान हो सके, एलजेपी को जितना नुकसान हो सके पहुंचाया जाए। और अगर नीतीश कुमार आज भी इतने सक्षम हैं और उनकी पार्टी पर कम से कम इतनी पकड़ है कि वो इस तरह से काम कर सकते हैं, तो फिर वो एक इफेक्टिव भूमिका में आ सकते हैं। बीजेपी को 70-75 तक रोक देना ये नीतीश कुमार का भी लक्ष्य होना चाहिए। तभी उनकी जो ज़रूरत है बीजेपी को महसूस होगी और तभी वो अपनी शर्तें बीजेपी से मनवा भी सकेंगे। तो ये जो एनडीए है उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर मारामारी होने वाली है। एक दूसरे को सबटाज करने की एक बड़ी गतिविधि जमीन के अंदर नीचे आपको देखने को मिल सकती है कि कैसे एक पार्टी दूसरे को काट रही। चिराग पासवान तो खैर जेडीयू को काटेंगे ही, काट भी रहे हैं, पिछले चुनाव में काट चुके हैं, इस बार भी। और दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो 36 के आंकड़े की मुद्रा में हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। और अभी जब सीटों का बंटवारा हुआ उसके बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी ने 5 ऐसी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए जो चिराग पासवान को अलॉट की गई थी। तो ये इससे भी जाहिर होता है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि 2020 का बदला भी लेना चाहेंगे चिराग पासवान से। और चिराग पासवान से ही क्यों, वो तो बीजेपी के मोहरे थे। ये सब जानते हैं कि बीजेपी ने ही चिराग पासवान के ज़रिए जेडीयू को काटने की कोशिश की और उनको सचमुच में वो काफ़ी नीचे ले आई। तो ये जो अंदर
गुस्सा और बदले की भावना भरी हुई है जेडीयू के अंदर, वो किस तरह से रोल प्ले करेगी, इसके बारे में अभी बहुत कम बात की जा रही है। वोट ट्रांसफ़र का इशू है, इन पार्टियों के वोट कैसे ट्रांसफ़र होंगे। ये भी देखा गया है कि जो चुनाव हुए हैं उसमें जेडीयू के वोट ट्रांसफ़र तो हो जाते हैं, 55% तक का औसत है कि वो वोट बीजेपी को वोट ट्रांसफ़र कर देती है, लेकिन बीजेपी का वोट जो है वो 35-40% तक जेडीयू को हो पाता है। तो ये गठबंधन में बीजेपी फ़ायदे में रहती है और उतना फ़ायदा जेडीयू को नहीं होता है। अब अगर चिराग पासवान भी इस तरह से नुकसान पहुंचाने वाली मुद्रा में हैं और जाहिर है कि उनकी 5 सीटें जेडीयू ने छीनी हैं, तो वहाँ भी आग तो लगी होगी अंदर और उसका बदला वहाँ भी लेने की तैयारी चल रही होगी। तो ये जो विभिन्न पार्टियों के बीच, और यह ध्यान रखिए कि जीतन राम मांझी ने भी पासवान के कोटे की एक सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा कर चुके हैं वो। तो ये देखिए कि कम से कम ये 3 जो घटक हैं, जेडीयू, एलजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी, हम इन तीनों के बीच में तो एक ऐसा आंकड़ा है जिसमें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये दोनों चिराग पासवान को नुकसान पहुंचाएंगे और चिराग पासवान इन दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो होगा ही, लेकिन चूंकि अब खतरा इनसे भी ज़्यादा बड़ा बीजेपी का हो गया है, खासतौर से अमित शाह के इस बयान के बाद अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या जेडीयू का नेतृत्व, जेडीयू पार्टी इसको स्वीकार करेगी? क्या अंदर खाने अब कोई दूसरी चालें चली जाएंगी, कोई दूसरा गेम बनेगा और उसमें बीजेपी को नुकसान पहुंचाना, बीजेपी को रोकना अंत में सबसे बड़ा मकसद जेडीयू का बन जाए कि किसी भी तरह से बीजेपी को रोकना है। और चूंकि नीतीश कुमार के बारे में चाहे जो कुछ भी कहा जाए, वो सोशल जस्टिस की राजनीति करते रहे हैं और एक हद तक ये भी माना जाएगा कि हालांकि सेकुलरिज्म के प्रति उनकी आस्था बहुत बार संदिग्ध हुई है और उससे फिसले हैं वो, लेकिन बिहार में बीजेपी को वो सब करने से रोका भी है उन्होंने, तो ये उनका क्रेडिट जाता है। तो अगर उनके दिमाग में अपनी वैचारिक और एक लिगेसी छोड़ के जाने की इच्छा है कि बाद में उन्हें केवल पलटू राम के तौर पर न जाना जाए, उन्हें सोशल जस्टिस के समर्थक के तौर पर भी जाना जाए और उनको एक सेकुलर नेता के रूप में भी याद किया जाए, तो वो ये काम कर सकते हैं कि किसी भी तरह से बीजेपी को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दें और इस चुनाव में बीजेपी को जितना डैमेज कर सकते हैं वो डैमेज कर दें। बीजेपी को नुकसान पहुंचाकर ही नीतीश कुमार अपने को बचा सकते हैं। अमित शाह के इस बयान के बाद बिल्कुल साफ हो गया है, अगर वो बीजेपी को डैमेज नहीं पहुंचाते हैं तो इसका मतलब है कि अपने राजनीतिक करियर का अंत कर रहे हैं और जेडीयू को भी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जेडीयू भी फिर टुकड़ों में बटेगी, कुछ बीजेपी में जाएगी, कुछ आरजेडी में जाएगी, या हो सकता है कोई एक अलग पार्टी बन जाए। ये सारे खेल चुनाव के बाद हो सकते हैं, होंगे ही, हो सकते हैं क्या, होंगे ही, क्योंकि अगर नीतीश कुमार नेतृत्व की पोजीशन से हटते हैं तो वहाँ फिर एक केओस बन जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने कोई सेकंड लाइन ऐसी तैयार नहीं की है जो उनकी विश्वास पात्र भी हो और पार्टी को अपने नियंत्रण में रखकर आगे भी ले जा सके। वो जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सारे फेल हुए हैं। एक जिनको भी उन्होंने विश्वास में लिया उन्होंने उनके साथ दगा किया है, चाहे वो लल्लन सिंह हो और उसके पीछे पहले जो आए थे वो हैं 2-3, और ये संजय झा तो खैर बीजेपी से आयातित हैं, तो वो तो कर ही रहे हैं ये काम। तो ये सिचुएशन है अब नीतीश कुमार के सामने कि वो शिंदे बनना चाहेंगे। शिंदे की स्थिति तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वो उनके पास एक लंबा करियर उम्र है, वो कुछ और आगे भविष्य में सोच सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो डेड एंड पर खड़े हैं। इसके बाद सिवाय गवर्नर बनने के उनके पास और कोई विकल्प बीजेपी नहीं छोड़ेगी या केंद्र में मंत्री बना देगी। जो भी बनेगी, दोनों ही स्थिति में उनका
राजनीतिक करियर खत्म होना तय है। ऐसी सूरत में क्या वो अपनी पारी का अंत इस तरह से करना चाहेंगे या कुछ ऐसा करके जाना चाहेंगे जिसकी वजह से उनके जो पाप हैं, जो उनके ऊपर कलंक लगे हैं, वो थोड़ा सा धुलें, थोड़ा सा उनकी जो चमक है वो कम पड़े और नीतीश कुमार को भविष्य में याद किया जाए कि ठीक है, उन्होंने बहुत सारे सत्ता के लिए जोड़ तोड़ उल्टी पलटी खाई हैं, लेकिन अंततः कुछ मूल्य थे जिनको लेकर उन्होंने समझौता नहीं किया और उस पार्टी को जिसकी विचारधारा सोशल जस्टिस के भी खिलाफ है, सेकुलरिज्म के भी खिलाफ है, उसको उन्होंने रोक के रखा और अंतिम दौर में फिर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तो नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, बड़ा फैसला उनको लेना है। वो ये फैसला लेने की हिम्मत दिखा पाते नहीं या उनके पास ये मानसिक शक्ति है कि नहीं, वो इस स्थिति में है, मानसिक स्थिति में, कि इस तरह की समझदारी या इस तरह के फैसले ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या उनके फैसले कोई और ले रहा है और यही अमित शाह समझ गए हैं, जानते हैं, और इसलिए अब ठीक चुनाव के बीच में ये बात कह रहे हैं कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, जिसका मतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा अगर चुनाव जीतते हैं तो। लेकिन क्या चुनाव जीत पाएंगे या जीतने देंगे नीतीश कुमार, ये भी एक ऐसा बिंदु है जिस पर हम सबकी नज़र रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।